हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं M3R5 ओ लेवल का पेपर जो कि है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी है और हमसे पूछा है कि प्रिंट ए प्लस बी। तो इसमें आप अगर देखो तो एक इंटीजर एक स्ट्रिंग। तो इसमें जैसे आपको अगर बोला जाए कि A+3 करना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिमिलरली पाइथन में भी स्ट्रिंग और इंटीजर को अगर आप जोड़ना चाहोगे तो वो एक एरर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दोनों के टाइप ए और बी के टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, ये एक पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है ACC। एक्चुअली ये देखा है तो ये गलत प्रोग्राम लिखा हुआ है जो भी प्रोग्राम पेपर में आया है, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन ये होता है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जैसे आपको अगर फंक्शन का नॉलेज है पाइथन में तो कौन फंक्शन किसके अंदर है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे ये क्लास बनाई हुई इन्होंने ACC डॉट ID एंड देन इसके बाद ये जो ID बराबर ये लाइन और देन प्रिंट ACC.ID ये लाइनें आपकी क्लास के बाहर होगी। ये तीन सेम लेवल पे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये अंदर होनी चाहिए, ये वाली जो लाइन है ये इस वाले फंक्शन के अंदर होनी चाहिए एंड देन ये सबसे बाहर होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी आप इसको ना देख के इस प्रोग्राम को देखो जो मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास एक है, उसके अंदर एक डेफ फंक्शन बना हुआ है जो कि है हमारा इनिट, और उसके अंदर सेल्फ आई डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी डिफाइन किया हुआ है। तो ये आई डी इक्वल्स टू आई डी है क्या है, ये एक्चुअली तो जब भी यहाँ पे हमने बाहर एक वैल्यू, आप देखो तो बाहर एक वैल्यू हमने दी है आई डी इक्वल्स टू 555। फिर हमने क्या किया है ACC इक्वल्स टू ACC11, ये वाली लाइन। तो ये क्या है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। तो अगर आपको थोड़ा भी क्लास और ऑब्जेक्ट का नॉलेज है तो आप ये अच्छे समझ पाएंगे। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो अकाउंट 11, तो ये क्या करेगा, जो ये वैल्यू है 111, ये वैल्यू जब आप किसी क्लास को कॉल करते हो तो उस पर अंदर जो इनिट फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉल हो जाता है। तो ये वैल्यू ये आईडी में जाएगी और सेल्फ में कुछ नहीं जाता। सेल्फ में वो जाता है कि कौन सी क्लास कॉल की गई है। जो वैल्यू होती है वो सेल्फ के आगे जो भी वेरिएबल होते हैं उनमें जाती है। ठीक है। तो आईडी यहाँ पे हो गया 111। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, सेल्फ डॉट आई डी कोस टू आई डी। तो सेल्फ डॉट आई डी क्या हो गया, सेल्फ डॉट आई डी मतलब उस ऑब्जेक्ट की आई डी में वो वैल्यू जाएगी जो आई डी में वैल्यू हमने पास की है। तो मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट था ACC, उसकी आई डी पास की, तो हमने पास की है 111। तो अभी नेक्स्ट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट साहब अगर ध्यान से देखो उसने प्रिंट किया है ACC.ID, ना कि केवल आईडी। अगर उसने केवल आईडी प्रिंट किया होता तो ये वाली वैल्यू आ जाती 555। उसने प्रिंट किया है ACC.ID। तो ACC.ID क्या है, जो जिस आईडी से हमने ये क्लास कॉल की थी।
तो हमने क्लास कॉल की थी 111 से, तो इसमें acc.id जब फेच करेंगे तो 111 ऑप्शन ए आएगा। तो ये ध्यान रखने का कि आपको नॉर्मल आईडी नहीं है, उसमें acc.id लिखा हुआ है, तो वो एक डिफरेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना। और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3। निम्नलिखित में कौन सा एक अवैध वेरिएबल है। मतलब आप जब भी अगर पाइथन प्रोग्राम जब भी लिखते हो तो आप नॉर्मली a=2, b=5 या फिर कोई आप str1 लेते हो तो a b c, इस तरीके से आप वेरिएबल लेते हो पाइथन में। ठीक है, तो उसने कौन पूछा है कि कौन सा एक अवैध वेरिएबल है। तो पाइथन में स्ट्रिंग आ सकती है कोई भी, A to Z या A to Z, और अंडरस्कोर आ सकता है उसमें, और 0 to 9 वैल्यू आ सकती है। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप से वेरिएबल बना सकते हो। तो बट एक इसमें है कि कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने इसके कॉम्बिनेशन से बनाया _9, तो ये एक वैलिड है क्योंकि हमारा स्मॉल ए कैपिटल ए अंडरस्कोर है 9 है। जैसे मैंने अगर बनाया हैश ए, ये इनवैलिड है क्योंकि हैश अलाउड नहीं है उसमें। तो आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सिर्फ एक है कि जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब इंटीजर आ सकता है लेकिन कभी वो पहली पोजीशन पे इंटीजर नहीं होगा। जैसे मैंने अगर बनाया 2 A B C, तो ये गलत है क्योंकि ये इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सिमिलरली बनाऊँ A B C 2, ये वैलिड है क्योंकि इंटीजर पहली पोजीशन पे छोड़ के कहीं भी आ सकता है। तो अगर आप तीनों ऑप्शन देखो तो इसमें my स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्ट्रिंग और 1 है, फर्स्ट पोजीशन नहीं है लास्ट में। तो अगर फर्स्ट पोजीशन के बाद कहीं भी आ रहा है तो सही है। इसी तरह ऑप्शन बी, इसमें F ये तो सही है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के अलावा कुछ है नहीं, तो F। ऑप्शन सी केवल अंडरस्कोर, तो ये भी वैलिड ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला कि इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, केवल अंडरस्कोर भी आ सकता है, केवल डिजिट नहीं आ सकता। तो अंडरस्कोर सही है। लेकिन इसमें अगर देखो आप, ये वन फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी है ये कि इनवैलिड है। उसने पूछा था कौन सा इनवैलिड है, तो ऑप्शन डी इनवैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4। इसमें लिखा है निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। तो पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट, तो इसमें सबसे पहले समझना है कि एक्स, तो ये एक्स हमारा लिस्ट है। तो जो पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे मैं बात करूँ कि अगर कोई भी डेटा टाइप ऐसे सर्कुलर बेसिस में है तो वो हमारा लिस्ट होता है। अगर कोई भी ऐसे इस तरह कोई स्क्वायर बेसिस में है तो वो लिस्ट होता है। अगर कोई इस तरह सर्कुलर बेसिस में है तो वो टपल होता है। मतलब जहाँ पे अगर सिंगल एलिमेंट है इस तरीके से तो वो टपल नहीं होगा। अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा है तो वो टपल तो हो गई। इसके अलावा अगर आपका इस तरीके से कर्ली बेसिस में है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर कर्ली बेसिस में सिंपल वैल्यू है 1, 2, 3 इस तरीके से, तो वो एक सेट होगा। बट अगर कर्ली बेसिस में आपकी वैल्यू कुछ ऐसी है, जो एक वैल्यू है वो पूरा एक की वैल्यू पे है। मतलब यहाँ पे ए हमारा की है और 1 वो वैल्यू है। तो अगर इस तरह की वैल्यू पेयर है इस कर्ली बेसिस में,
तो वो हमारा होता है डिक्शनरी। तो ये बेसिक 4 डेटा टाइप्स होते हैं जो कि नॉन प्रिमिटिव, मतलब ये दूसरे डेटा प्रिमिटिव डेटा से मिलकर बने होते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट या भी स्ट्रिंग। तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये x हमारा, ये एक लिस्ट है और उसके बाद इसमें एक फॉर लूप लगाया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे ये आई डॉट अपर, ये जो लाइन है ये इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर लिख के बताऊँ तो फॉर आई इन एक्स आई अपर, और जो प्रिंट एक्स है ये कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये वाली जो लाइन है ये फॉर के अंदर होनी चाहिए, इस तरीके से ये गलत है। तो अभी जब हम फॉर इन एक्स करेंगे तो ये आई में एक एक करके एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स में हमारा क्या है, ए बी एंड देन सी डी। तो फर्स्ट टाइम जब होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी ए बी। फिर उसने क्या किया है, आई डॉट अपर, तो आई डॉट अपर, अपर क्या करता है, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको कैपिटल में कर देगा, तो ये हो जाएगा ए बी। बट ये ध्यान रखना, फिर ये इसने आई डॉट अपर की वैल्यू उसने वापस से एक्स में डाली नहीं है, वो सिर्फ आई डॉट अपर की है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि उसने आई डॉट अपर केवल किया है बट उसकी वैल्यू वापस से एक्स में सेव नहीं करी। तो वो आई डॉट अपर होगा बट उसका कहीं यूज़ नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू आएगी सी डी और आई डॉट अपर यहाँ पे फिर होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल सी कैपिटल डी। फिर भी आई की डॉट अपर की वैल्यू फिर उसने कहीं सेव नहीं करी है। तो लास्ट में जब ये प्रिंट एक्स रन होगा तो अगर आप देखोगे आई डॉट अपर की वैल्यू वापस से उसने एक्स में तो डाली नहीं थी, तो एक्स में जो इनिशियल वैल्यूज़ होंगी जो स्टार्टिंग में लेके चलेंगे वही बनी रहेंगी। तो जब हम प्रिंट एक्स करेंगे तो जो हमारा एक्स शुरू में था वही आ जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये ट्रिक है इसमें कि वो आई डॉट अपर किया है बट उसको वापस से एक्स में सेव नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1.4 कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो इस प्रोग्राम का उसने आउटपुट पूछा है क्या होगा। तो उसने ए की वैल्यू ली है 2, बी की वैल्यू ली है 3.77, सी की वैल्यू ली है -8। तो ये ध्यान रखना कि ये कोड्स में जो चीज़ लिखी होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो बी एक स्ट्रिंग है 3.77, ठीक है। अब उसने एक नया str1 लिया है और उसकी है 0:4 f 0:3d 2 और 1। तो ये ध्यान रखना, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का तरीका होता है कुछ ऐसा कि यहाँ पे आप ऐसे कोड्स में कुछ वैल्यू लिख देते हो 0 1 डॉट फॉर्मेट और देन यहाँ पे ए बी सी। अगर मैं नॉर्मली कुछ ऐसा लिखूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी ए की वैल्यू होती है वो आ जाती है 0 में फर्स्ट वाले में, जो सेकंड वाला होती है उसकी वैल्यू 1 पे और जो थर्ड वाला होता है उसकी वैल्यू 2 पे। तो ये इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 में, सेकंड वाले की वैल्यू 1 में और थर्ड वाले की वैल्यू 2 में चली जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे जाएँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोलन लगा के कुछ लिखा हुआ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया था केवल सिंपल एक वैल्यू थी,
तो अगर कोलन लगा के दो वैल्यूज़ लिखी हैं तो कोलन के पहली वाली वैल्यू से पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो ए 0 वाली %, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो ए हमारा 0 वाली वैल्यू पे 0 इसमें है और 2 है यहाँ पे 1 है। तो अगर हम देखें तो सी की वैल्यू 2 वाली जगह पे आएगी और बी की वैल्यू 1 1। तो अभी हम 0 पे नहीं जाएंगे, केवल ये दो वैल्यू देखते हैं क्या आएंगे। तो सी हमारा क्या है -8। तो फर्स्ट वाली जगह सी है -8, तो 2 वाली जगह पे -8 जाएगा, देन स्पेस है और देन 1। तो स्पेस और 1 की जगह क्या है बी, तो बी की वैल्यू 3.77। तो अगर आप देखो कि सारे ऑप्शन में उन्होंने सेम वैल्यू दी है इसको छोड़ के, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है यहीं पे, क्योंकि इसमें +8 कर दिया है। अभी बचे हमारे पास ये 3 ऑप्शंस। तो इसमें देखो, हाँ, तो जो इस तरीके से कोलन करके वैल्यू लिखी होती है, जैसे मैंने ये बोला 0:4.2f, मान लो ऐसी वैल्यू लिखी हुई है। तो 0 पे तो होता है कि कौन सी वैल्यू आएगी ए बी सी में। जो 4 होता है वो बताता है कि हमारी टोटल विड्थ मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, बट मिनिमम हमारी इतनी होनी चाहिए। और देन 2 ये होता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, अगर पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब मिनिमम 4 होनी चाहिए, उसके अलावा कन्वर्ट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। उसके बाद 2 को ही :3d, डी का मतलब होता है इंटीजर और f का मतलब होता है फ्लोट। तो अगर 2 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो अगर अब मैं केवल इतना ही सॉल्व करूँ तो उससे पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3.7777 आएगा नहीं और यहाँ पे 3 आ रहा है, जबकि वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 2 है। तो यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई 1.6 निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। तो यहाँ पे फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो ये पार्ट है, ये इतना, ये फंक्शन के अंदर होना चाहिए, पूरा सेम लेवल पे लिखा हुआ है, वो सेम लेवल पे लिखा हुआ गलत है। तो ये फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ मतलब ये तीनों लाइन इसके अंदर होनी चाहिए और ये वाली लाइन फॉर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं अगर फंक्शन के अंदर केवल चीज़ लिखूँ, फॉर आई एन रेंज एक्स, और जो एल डॉट अपेंड है ये आई और उसके बाद जो प्रिंट एल है वो फॉर के बाहर होगा, प्रिंट एल, और सबसे बाहर ये होगा G2। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये पूरा इन्होंने तो अभी जो मैंने लेटेस्ट प्रोग्राम लिखा है इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, GFG2। तो GFG एक फंक्शन है
उसका पैरामीटर हमने 2 पास किया है। तो ये देखिए यहाँ पे पैरामीटर 2 है, एक x है और एक l है। तो l टाइप का ये है, ये कीवर्ड होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई और दूसरी वैल्यू पास करोगे तो वो वैल्यू l में चली जाएगी, अगर नहीं पास करोगे तो l में एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेगा। ये है यहाँ पे डिफरेंस। तो जो 2 है वो x में जाएगा। तो यहाँ पे रेंज x, तो रेंज क्या करता है, अगर मैंने लिखा रेंज 5, तो ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक लिस्ट जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी, और अगर मैं यहाँ पे n दूंगा तो n-1 तक जाएगा 0 से। तो अगर मैं 5 दे रहा हूँ तो 0 से वो 4 तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4। तो अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे हमने लिखा है रेंज 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, क्योंकि 0 to n-1, 2-1 1। तो यहाँ पे इसने क्या किया, देन फॉर आई इन रेंज 0, 1। तो अभी हम आई में पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, तो पहली इटरेशन में 0 आएगा, तो l डॉट अपेंड 0 का 0। तो अगर मैं l अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है इस लिस्ट में ऐड कर देता है, तो 0 का 0, तो 0 वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब फिर से फॉर लूप चलेगा तो उसमें 0 की जगह 1 हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो कि रेंज ने दिया। तो वहाँ पे फिर आ जाएगा l डॉट अपेंड 1, 1। तो अभी l में 0 ऑलरेडी है और 1, 1 और अपेंड हो जाएगा, और देन प्रिंट l। तो ये 0, 1 ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 0, 1 सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 1.7। मान लें कि t 1 2 3 4 निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। जो इस तरीके से सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा रहता है ये हमारी टपल होती है। तो यहाँ पे ये t एक टपल है, और फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट t3। तो t3, तो टपल को हम इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसके एलिमेंट को इंडेक्स से फेच कर सकते हैं। तो और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स है हमारे टपल में। अगर वो छोटा होता तो एरर देता, बट तीसरा एलिमेंट है तो वो क्या दे देगा, प्रिंट 3। तो हमारा आ जाएगा 3। उसके बाद उसने क्या किया है, अभी इसको छोड़ के हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। तो इसमें क्या किया है, प्रिंट मैक्स टी। तो मैक्स टी, तो इस टपल का जो भी मैक्स एलिमेंट होगा वो दे देगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और उसके बाद लिया है प्रिंट LENT। तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अगर इसको ऐसे ही रन करेंगे ये भी एरर देगा, लेकिन ये शायद ऐसा होना चाहिए, प्रिंट LEN और वहाँ पे टी। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से एरर देगा, लेकिन एक्चुअल एरर इसमें है t3 = 45। तो अगर आपने टपल के बारे में पढ़ा होगा तो टपल को हम बोलते हैं कि ये इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल क्या होता है कि अगर हमने कोई टपल डिक्लेयर कर दी जैसे 1 2 3, और इसका कोई भी एलिमेंट हम चेंज करना चाह रहे हैं 4, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है कि मतलब जो भी आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया वो वही रहेगा। तो ऑप्शन बी जो कि t3 = 45, जो कि एक एलिमेंट चेंज कर रहा है टपल का, तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दो टपल t1 और t2 ली हुई हैं,
और इन्होंने पूछा है कि T1 इज़ लेस देन T2, तो T1 की वैल्यू 1 2 3 4 है, इसकी 1 2 3 4 हुए हैं, लेकिन अगर T1 लेस देन T2 तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कि है 1.9, रिकर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो ये एक रिकर्शन एक टॉपिक होता है, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एक एक ऑप्शन समझाता हूँ, क्योंकि रिकर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप अगर कमेंट में बताइए अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो ऑप्शन है, प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन का एक बेस फंक्शन अवश्य होना चाहिए। ये एक सही बात है। यदि बेस केस का उल्लेख उपयुक्त ना हो तो किया गया हो तो असीम रिकर्शन हो सकता है। समझने में आसान बनाता है। ये एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि आसान ही समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस कोड को। ऑप्शन डी, प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन की एक रिकर्न वैल्यू अवश्य होनी चाहिए। ये एक सही बात है कि कोई भी फंक्शन अगर रिकर्शन यूज़ कर रहा है उस फंक्शन में, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ये एक गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन। जो कि 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इन्होंने एक फंक टूल मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, देन उसके बाद इन्होंने एक एल लिस्ट डिफाइन की है 1 2 3 4 5, देन फंक टूल डॉट रिड्यूस लैम्डा एक्स वाई एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एल्स वाई L1। तो अगर आपको कोई भी लैम्डा फंक्शन, कोई भी रेड्यूस के अंदर लैम्डा समझना है, तो सबसे पहले आप कोलन के बाद वाली चीज़ को फेच करो कॉमा तक। तो कोलन से बाद उसने क्या किया है, एक्स इफ एक्स वाई एल्स वाई। तो अगर आप इतने लॉजिक की केवल समझो तो ये लॉजिक क्या कर रहा है कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स रिटर्न करेगा, नहीं तो वाई रिटर्न करेगा। तो अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो ये चीज़ दो नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसको रिटर्न करेगा। तो रिड्यूस क्या करता है, ये लॉजिक इस लिस्ट के हर एलिमेंट की पेयर पे लगाएगा। पहले 1 और 2 के बीच में ये लॉजिक लगाएगा, तो 1 2 में 2 बड़ा हुआ। फिर वो 2 और 3 के बीच में वो लॉजिक लगाएगा तो 3 बड़ा हुआ। फिर वो 3 4 के बीच में वो लॉजिक लगाएगा तो 4 बड़ा हुआ। 4 5 के बीच में वो लॉजिक लगाएगा तो 5 बड़ा हुआ। तो ये लास्ट में 5 रिटर्न करेगा। अगर मैं एक दूसरी वैल्यू लूँ 2 0 5 6 7 8, तो ये पहले 2 और 0 के बीच में लॉजिक लगाएगा तो 2 और 0 में 2 बड़ा हुआ। मैं यहाँ पे मान लो एक -1 वैल्यू बीच में ले लेता हूँ। फिर 2 और 5 के बीच में चेक करेगा तो 5 बड़ा हुआ। 5 और 6 के बीच में वैल्यू चेक करेगा तो 6 बड़ा हुआ। 6 और -1 के बीच में चेक करेगा तो 6 ही बड़ा रहेगा। फिर 6 और 7 के बीच में चेक करेगा तो 7 बड़ा हुआ। 7 और 8 की चेक करेगा तो 8 बड़ा हुआ। तो मेन हमारा है ये लैम्डा के अंदर ये जो लॉजिक है ये समझने की। तो एम में ये जब पूरे हर एक एलिमेंट पे ये लॉजिक लगा देगा तो एम में क्या वैल्यू आएगी 5, तो 5 प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस पेपर के। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।